हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क की एक कंपनी है जिसने रिपोर्ट जारी किया। वह हिंडनबर्ग कंपनी इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च एंड रिपोर्टिंग की काम करती है। इसका डिस्क्लेमर अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, जबकि ये मैनिपुलेटिंग का काम करती है। और आप जानते हैं मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस समबडी। इसीलिए चलिए इसके रिपोर्ट पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन इसके रिपोर्ट से अडानी ग्रुप से भारत में जो अभी पॉलिटिकल स्थिति दिख रही है ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण ही दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं इसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में है क्या। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी ग्रुप के मेजर 7 कंपनियां जो हैं इसके बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या कहा उसको देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है कि ये जो है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी, इसको गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है। फिर इस अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी अपने इनकम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी का जो ट्रैक रिपोर्ट है वो सही नहीं है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास लोन बहुत ज़्यादा है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको रिटर्न काफ़ी कम मिलता है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी का जो विवाद है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस से भी जुड़ा हुआ है। बेसिकली यही हिंडनबर्ग रिपोर्ट का फैक्ट है। अब जब लोन की बात आती है तो इसमें एलआईसी और एसबीआई का अब बात आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडियन जो है वो एलआईसी और एसबीआई से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे सेंटीमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। जबकि एलआईसी ने क्लियर कर दिया है कि उसके कुल इन्वेस्टमेंट का लगभग 1% के आसपास ही अडानी ग्रुप के पास है, जबकि एसबीआई का लोन जो है वो 21,000 करोड़ का अडानी ग्रुप के पास है और ये जो लोन है वो भी 1% से काफ़ी कम है। जबकि ना एलआईसी ने और ना ही एसबीआई ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को डिफॉल्टर घोषित किया है। यही है फैक्ट जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आई है। आज एक रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। रिपोर्ट की चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा मैप से समझना होगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि न्यूयॉर्क सिटी, अगर वर्ल्ड के मैप को देखें तो वेरी सिंपल है बनाना है, इसको बना लेते हैं तुरंत। इससे तुरंत हम लोग समझेंगे कि आखिर बात क्या है और कहाँ से कैसे क्या हंगामा जो है ये क्या मचा हुआ है हंगामा। चलिए ओवरव्यू है ये मैप का, आपको मैप से समझ में आ जाएगा कि बात क्या है और क्यों इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या है। अभी तक मैंने ये नहीं कहा, ऐसे थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैप है इससे आपको जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा वो ये है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए न्यूयॉर्क सिटी जो है, न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है, और चलिए यहाँ से कनेक्शन को ढूंढते हैं। ये जो जगह है ये है न्यूयॉर्क सिटी। आप जानते हैं न्यूयॉर्क सिटी कौन सा रिवर के तट पर बना हुआ है, तो आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी किस रिवर पे तट पे है, तो हडसन में। अब देखिए यहाँ की एक कंपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है और वो रिपोर्ट क्या होता है, कहाँ हंगामा लाता है। देखिए यहाँ पे हंगामा होता है, यहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे एक रिवर है, इसको भी जान लीजिए। इस रिवर का नाम है हिंडन। ऐसे मैं यमुना भी कह सकता था, लेकिन हिंडन इसीलिए कि ये हडसन से हिंडन की कहानी है। मैं जो बताऊंगा वो हडसन से हिंडन की कहानी है। हिंडन कहाँ है, हिंडन जो है यमुना रिवर जो है उसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है उसकी। यमुना की सहायक नदी कौन सी हो गई, हिंडन। और जो हडसन है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में है। और यहाँ एक रिपोर्ट पब्लिश होता है और यहाँ हंगामा मचता है, क्योंकि यहाँ जो हंगामा मच रहा है वो हंगामा जुड़ा हुआ किससे है, तो वो जुड़ा हुआ है अडानी ग्रुप से। अडानी ग्रुप्स कंप्लीट आप समझ लेंगे आज। आप इसको देखने के बाद आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि फैक्ट क्या है, सच में क्या एलआईसी या एसबीआई से जुड़ी हुई जो बातें आ रही है वो भ्रांति है या फैक्ट है, या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या कह रहा है अडानी ग्रुप पे, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारे देश में क्या इम्पैक्ट होगा, सब बातों को समझेंगे फैक्ट वाइज। चलिए तो इसमें क्या होगा कि मैंने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी में क्या है कि न्यूयॉर्क सिटी में एक कंपनी सिचुएटेड है और वो जो कंपनी है वो है हिंडनबर्ग। वो कंपनी रिपोर्ट जारी करती है, हिंडनबर्ग है, कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग
ये करती क्या है? तो हिंडनबर्ग कंपनी जो है ये करती है, ये इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड रिपोर्टिंग का काम करती है। इन्वेस्टिगेशन, रिसर्चेस एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्ट, ये काम है इसका। ये इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड रिपोर्ट का काम करती है हिंडनबर्ग, ठीक है। लेकिन हिंडनबर्ग चलता कैसे है वो भी बताएंगे। इसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है। छोटी सी कंपनी 2017 में गठित हुई, आज ये कंपनी बहुत मुनाफे में क्यों है, इससे जुड़ी हुई विवादें क्यों, बार बार यूएस के कोर्ट में इसके अगेंस्ट में मामला क्यों आ रहा है, सब बातों को समझेंगे हम लोग। तो हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च एंड रिपोर्ट बनाने की कंपनी है, और इसी कंपनी ने अडानी ग्रुप, मतलब हडसन से हिंडन, यमुना की ट्राइब्यूटरी तक जो असर हुआ वो किससे जुड़ा हुआ? वो है अडानी ग्रुप से, और अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए यह माना जाता है कि अडानी ग्रुप का जो है वर्तमान में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है अडानी ग्रुप को, इसीलिए अडानी ग्रुप बहुत तेजी से उभरा। लेकिन ये जान जाइए कि जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप के जो सर्वे सर्वा गौतम अडानी, ये गौतम अडानी जो हैं ये वंस अ टाइम, कुछ दिनों पहले जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आया था, ये एशिया के सबसे धनी हो गए थे, मैंने रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, और वर्ल्ड में भी इनका रैंकिंग 3rd तक पहुंच गया था। वर्तमान में ये अभी वर्ल्ड के जो टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन हैं उससे बाहर हो गए हैं, कारण हिंडनबर्ग का रिपोर्ट। अब चलिए इसको समझते हैं एक अलग अप्रोच से। हिंडनबर्ग कंपनी ने जो अडानी ग्रुप्स के बारे में बोला तो वो क्या है, चलिए इसको देखते हैं। हम लोग इसके 7 पॉइंट पे फोकस करेंगे, इससे स्थिति एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और फैक्ट क्या है इसके बारे में फ्यूचर में तो पता चलेगा ही, लेकिन कम से कम अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आया है इसमें क्या है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट किसके बारे में है, तो ये है अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप्स, बेसिकली अडानी ग्रुप्स के जो मेजर कंपनीज है उसको देख लेते हैं जिससे जुड़ा हुआ ये विवाद है, और क्या विवाद है उसको भी हम लोग इजीली देख लेंगे हम लोग कि आखिर विवाद का कारण क्या है। तो सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेज, इसके बाद अडानी पोर्ट एंड SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर अडानी पावर, फिर अडानी ग्रीन एनर्जी। ये कंपनियां हैं, 7 कंपनियां बेसिकली है, मेजर कंपनीज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका कि उल्लेख हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी है। अडानी का विल्मर, अडानी टोटल गैस, और 7वीं कंपनी अडानी ट्रांसमिशन। ये 7 कंपनियां हैं अडानी ग्रुप की जो मेजर कंपनियां हैं। इसी कंपनी के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आया है ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी करती है इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड रिपोर्टिंग, यही करती है ये कंपनी। अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है इसको समझ लीजिए क्विकली। शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। और शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस जो है, शेयर प्राइस 1000 रुपया। अब ये कंपनी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली कंपनी है, ये कंपनी कह रही है कि जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी करने वाली कंपनी की हिंडनबर्ग ये बोल रही है कि ये जो शेयर है, ये शेयर का प्राइस 200 रुपया होगा। अब क्या हुआ कि ये एक अनुमान लगाकर बोल दी कि इसका प्राइस 200 रुपया होगा, और ये शॉर्ट सेलिंग के लिए इसको लगा दिया। अब क्या हुआ कि ये शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी, इसमें क्या होता है शेयर या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा,
या तो शेयर जितना ऊपर जाना जा सकता है या फिर शेयर नेगेटिव में जाएगा, लेकिन ये तो पहले से बोल रहा है कि नहीं ये शेयर का प्राइस 200 जाएगा, और इस बात पर वो बोली लगाती है, यानी इन्वेस्ट करती है कि नहीं शेयर प्राइस 200 जाएगा। एक तरह से ये एक हो गया कि वो घोषणा कर दे रही है कि अपने मैनिपुलेशन के आधार पे कि नहीं ये शॉर्ट सेलिंग होगा और कंपनी 200 के आसपास जाएगा, फिर इसमें इन्वेस्ट कराती है। और यही जो है हिंडनबर्ग रिसर्च एंड रिपोर्टिंग की जो कंपनी है उसके इनकम का सोर्स है। और वो यहाँ भी क्या कर रही है कि अपने जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी किया अडानी ग्रुप्स के बारे में, इसके बाद उन्होंने अडानी ग्रुप के बहुत सारे शेयर को क्या किया है कि शॉर्ट सेलिंग में लगाए हुए हैं, यानी वो एक और मैनिपुलेट करके रिपोर्ट जारी करती है और फिर उसी में वो शॉर्ट सेलिंग से कमाना भी चाहती है। यानी ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है, चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। अडानी ग्रुप के 7 मेजर कंपनी, तो चलिए रिपोर्ट के 7 मेजर पॉइंट को लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आरोप क्या है, तो आरोप नंबर 1 क्या हो जाएगा कि इसको गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है। लेकिन एक बात यह भी है कि पूरे भारत में केंद्र की सरकार यहाँ भी है, लेकिन स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकार है और वहाँ भी अडानी ग्रुप के काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। यहाँ इफ बट की बात ही नहीं है। यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टैंडर्ड से बाहर निकल कर ये सोचिए कि केंद्र में अगर किसी पार्टी ए की सरकार है तो स्टेट में पार्टी बी की भी सरकार है, और केंद्र के द्वारा अगर सपोर्ट दिया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप को बढ़ावा दिया जा रहा है अडानी ग्रुप को, तो राज्य की वो सरकारें जहां पार्टी बी या XYZ किसकी सरकार है वहां भी तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट सपोर्ट की बात है तो यहां पार्टी XYZ ABC सब शामिल है। इसमें कोई अपने को निर्दोष नहीं मान सकता है। चलिए वे विचार हम सबको करना है। अब दूसरा क्या है कि ये क्या कर रहा है कि अडानी ग्रुप का जो इनकम होता है ना, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। यानी अडानी ग्रुप जो है इसके इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। चलिए इसके बाद क्या है कि अडानी ग्रुप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड इसका उनका कहना है, ट्रैक रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक रिपोर्ट अडानी ग्रुप का काफ़ी खराब है। इसका मतलब अडानी ग्रुप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी खराब है। इसके बाद है कि इसके पास लोन बहुत ज़्यादा है, लोन बहुत ज़्यादा है। अब लोन अभी इसके में डिस्कशन भी कर लेंगे हम लोग। लोन बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आप देखेंगे तो इसका कहना है कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न मिलता है ना, वो रिटर्न सही नहीं मिलता है। यानी इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न मिल रहा है वो सही नहीं है, रिटर्न कम, जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या है कि बहुत ऐसे कंपनियों का इस अडानी ग्रुप के जो कंपनियां हैं उसको लेकर क्या है कि इसका जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो काफ़ी स्लो है, स्लो डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सार बता रहा हूँ हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बेसिकली है क्या। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पेजों में मत जाइए, वो एक्चुअली वो सीधे सीधे तो वो खुद कह रहा है कि मैं मैनिपुलेट करता हूँ। जब मैनिपुलेट करने वाली बात कंपनी लंबी चौड़ी बातें कर रही है तो उसके जो मेजर पॉइंट है उस पर बात कर लिया जाए कि एक्चुअल स्थिति क्या है। अब इसमें क्या है कि इसके कई ऐसे अडानी ग्रुप की कंपनियाँ हैं जिसके इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर इशू है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर इशू है। ये 7 पॉइंट जो है मेजर पॉइंट है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में देखिए क्या है कि जैसा मैंने कहा, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कि इसका कहना है कि गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है। चलिए मान भी लेते हैं कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है पार्टी ए की वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है, लेकिन अडानी ग्रुप के जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग राज्यों में, जहाँ पार्टी बी, पार्टी एक्स, पार्टी वाई की भी सरकारें हैं। इसका मतलब है कि सरकार चाहे पार्टी ए की हो, पार्टी बी की हो, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो डेवलपमेंट से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है।
इसीलिए इसको खारिज करना नहीं खारिज करना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। इनकम की बात है, वो क्या कह रहा है कि इसके इनकम को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। कंपनी के इनकम को अगर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता तो क्या ये विश्व के 3rd रिचेस्ट पर्सन तक पहुंच जाते। विश्व में अगर मैनिपुलेट ही करना है तो क्या इंडिया में मैनिपुलेट हो सकता है, मैनिपुलेशन इंडिया में हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है। इसीलिए ये कहना कि इसके इनकम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है थोड़ा सा तार्किक प्रतीत नहीं होता है। वो आने वाले समय में अगर जांच होगा तो जांच में ये पता चलेगा। इसका कहना है, इसका रिपोर्ट में एक और है कि ट्रैक रिपोर्ट, इसका जो ट्रैक रिपोर्ट है वो सही नहीं है। लेकिन अभी तक अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई ट्रैक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आया है, इसलिए ये भी मानना थोड़ा सा सही प्रतीत नहीं हो रहा है कि उसका ट्रैक रिपोर्ट सही नहीं है। जब तक इसको अलग अलग एजेंसी से, वित्तीय एजेंसी से इसको डिबार नहीं किया जाता, पॉइंट आउट नहीं किया जाता, ये नहीं कहा जाता कि हाँ इसका जो परफॉर्मेंस है, ये ट्रैक रिपोर्ट है, सही नहीं चल रहा है, तब तक आप कैसे मान लेंगे कि इसका ट्रैक रिपोर्ट क्या है। अब क्या है कि इसके पास लोन बहुत ज़्यादा है। अब इसके पास लोन ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा ये 4 नंबर जो है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में भी बात करेंगे। इससे जुड़ा हुआ हम लोग का आम आदमी का इशू है। अच्छा, लोन बहुत ज़्यादा है, चलिए इसको देख लेंगे हम लोग। इसके बाद है कि इन्वेस्टर का रिटर्न कम है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, इन्वेस्टमेंट जब इसमें होता है तो इन्वेस्टर कैसे ये लगाता है रिटर्न। देखिए 2 चीज़ को समझिए। ये क्या है कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया उस समय अडानी ग्रुप जो है ये लेकर आई थी एफपीओ। जब एफपीओ है तो आईपीओ को भी जान लीजिए क्या है। तो एफपीओ क्या होता है, एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। चलिए यहां लिख देते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। और ये जानते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये एफपीओ जो है, एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक इनिशियल पब्लिक। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है कि जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, यानी कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और वो शेयर मार्केट में लिस्ट होकर अपना कंपनी का जो शेयर जारी करती है और उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है और उससे जो पैसा आता है वो क्या हो गया, आईपीओ हो गया। समझ गए बात को। शेयर मार्केट में पहली बार कोई कंपनी अगर आती है और वो मार्केट से पैसा होगा कलेक्ट करती है, इन्वेस्ट करवाती है पब्लिक से, तो वो क्या होता है, आईपीओ। इसलिए आईपीओ जारी किया जाता है पहली बार। एफपीओ क्या है, चलिए अब कोई कंपनी, देखिए इसको भी समझ लीजिए आसानी से। एफपीओ क्या हो गया, एफपीओ हो गया, देखिए कि ये कंपनी क्या है कि अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप पहले से लिस्टेड है, अडानी ग्रुप ऑलरेडी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, लेकिन अडानी ग्रुप अतिरिक्त शेयर जारी करना, मतलब एक्स्ट्रा शेयर जारी कर वो 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा शेयर जारी करके इसे 20,000 करोड़ रुपया उठाना था। किससे, मार्केट से। किसके द्वारा, एफपीओ के द्वारा। कितना, 20,000 करोड़। अब इसको समझिए कि ये कंपनी एफपीओ लेकर आ रही है, आईपीओ से पैसा लाई है, कंपनी स्टैब्लिश्ड है, कंपनी जो अच्छा कर रही है या गलत कर रही है ये विवेक के ऊपर निर्भर है। विवेक पर छोड़ते हैं कि जिसको जो समझ में आए वही बात है, लेकिन जो फैक्ट है उसके हिसाब से कंपनी अच्छा कर रही थी, इसीलिए कंपनी क्या की कि एफपीओ लाई। एफपीओ वही कंपनी ला सकती है, सोचिए सर सा कि एफपीओ वही कंपनी ला सकती है जो अच्छा कर रही है, इसीलिए तो उसको कोई परचेज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी अच्छा कर रही है, वो एफपीओ लाई है, उसको खरीदने वाले लोग हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए तो एफपीओ लाई। तो एफपीओ कितना, 20,000 करोड़ का लेकर आई एफपीओ। उसी समय ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट उसी समय आया और कंपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये जो एफपीओ जारी किए थे उसमें जो कुछ परचेज भी होता है उसके पैसा लौटाने की भी बात कही गई है और एफपीओ को अभी रद्द कर दिया गया। चलिए, तो ये स्पष्ट हो गया। इसमें हम लोग इन्वेस्टर का रिटर्न वाली बात जो उन्होंने कहा उस पर गौर कर रहे थे हम लोग। अब क्या है कि स्लो डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट स्लो है या फास्ट है, वो तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या जहां कंपनी कुछ इन्वेस्ट कर रही है वहां जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसी पर कुछ कहा जा सकता है, एक रिपोर्ट के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, झारखंड को कोट करते कि झारखंड में अडानी पावर का एक प्लांट हो रहा है जो कि बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी। उसमें क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके कई इशू होते हैं और उसके कारण उसका जो प्रोसेस होते हैं उसमें समय लगता है, इसीलिए इसको स्लो डेवलपमेंट कहना सही नहीं है।
सही नहीं लगता, क्योंकि मैंने उस प्लांट को इंडिविजुअली विजिट करके भी देखा है कि प्लांट जो प्राइमरी स्टेज में जिस स्पीड से उसको इस्टेब्लिश होना था नहीं हो पाया, उसका कारण जो भी हो उस पर नहीं जाना है, लेकिन अभी ये प्लांट तेज़ी से बन रही है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी प्लांट अगर किसी भी सेक्टर का जुड़ा हुआ प्लांट अगर प्लांट इस्टेब्लिश होती है तो ऑब्वियस है कि उसमें कुछ ऑब्स्ट्रैकल्स आते हैं, और दैट्स वाई क्या होता है कि उसके डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ये फैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्या है कि कई ऐसे इन्वेस्टमेंट में कई ऐसे कंपनी जैसे अडानी ग्रुप की कई कंपनियां जो काम करती है उसमें इन्वायरमेंट एक इशू बनता है, इन्वायरमेंटल इशू बनता है। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर ऑब्वियस है कि समस्या क्रिएट होती है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इन्वायरमेंटल इशू किसी के लिए है। आप कुछ नहीं, आप एक पढ़ाई करते हैं, एक पेन है, एक पेन बनाने की कंपनी 5 रुपये का पेन अगर बनाकर बेचते हैं और पेन बनाने की कंपनी स्टैब्लिश करते हैं जो 5-10 हज़ार में कंपनी बन जाएगी, छोटी मोटी कंपनी, उसमें भी इन्वायरमेंटल इशू होगा ना। प्लास्टिक तो इन्वायरमेंटल, जब बड़ी बड़ी कंपनियां बनती है तो इन्वायरमेंटल इशू तो होना ही होना है। हाँ, इन्वायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है, ये एक अलग इशू है। तो इसमें क्या है कि ये 7 हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जो मेजर पॉइंट है वो मैंने कहा कि गवर्नमेंट सपोर्ट, इनकम ट्रैक रिपोर्ट, इनकम को बढ़ा चढ़ाकर ट्रैक रिपोर्ट, लोन बहुत ज़्यादा, इन्वेस्टर रिटर्न, स्लो डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब यह लोन से जुड़ा हुआ जो बात है इसको समझिए, यहीं पे सब कुछ है। इसमें क्या है कि जब लोन की बात आई तो यहाँ बात आई LIC और SBI। यहाँ क्या है इसको समझिए कि LIC क्या है। इंडिया में इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारी हो गई है, लेकिन LIC में ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है, इसलिए मोस्ट ऑफ इंडियंस LIC से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर भारतीय, अधिकतर भारतीय, मोस्ट ऑफ इंडियन जुड़े हुए हैं LIC से। इसी तरह बैंकिंग की बात करें तो हमारा हट है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का हट SBI है, और SBI से अधिकतम लोग जुड़े हुए हैं। दोनों के पीछे कारण यह है कि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट या फिर काम या फिर सब्सिडीज़ वगैरह की बात आती है तो वो SBI के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। और इसी तरह LIC भी काफ़ी पॉपुलर है और ये SBI भी काफ़ी पॉपुलर है। ये दोनों किसके लिए? तो मोस्ट ऑफ इंडियन के लिए ये मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ इंडियंस के लिए। अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ इंडियंस की बात आ गई, जुड़े हुए किससे? LIC और SBI से। अब इस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि लोन बहुत ज़्यादा दिया गया। लोन बहुत ज़्यादा किसके द्वारा दिया गया? तो कहा कि गवर्नमेंट के दबाव में LIC ने बहुत ज़्यादा लोन दिया। LIC ने अडानी ग्रुप के कंपनी पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और SBI ने बहुत ज़्यादा लोन दिया। चलिए दोनों को देख लेते हैं। तो ये जो LIC है, LIC का जो इन्वेस्टमेंट है वो 36,474 करोड़ के आसपास, 36,474 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। किसमें? अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप में LIC का इन्वेस्टमेंट कितना है? अडानी ग्रुप में LIC का इन्वेस्टमेंट हो गया 36,474 करोड़, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या हुआ? अब LIC बोल रही है कि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, LIC जो इन्वेस्ट करती है, तो LIC के टोटल इन्वेस्टमेंट का ये 36,474 करोड़ जो है 1% के आसपास है। 1% के आसपास है। ये रिपोर्ट खुद LIC खुद कह रही है कि उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है वो 1% के आसपास है। यानी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट कर रही है कि गवर्नमेंट अडानी ग्रुप के कंपनी को बहुत सपोर्ट कर रही है और सरकार से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, सरकार को दबाव दे रही है उसमें इन्वेस्ट करने का या फिर उसको लोन देने का, तो उसका हकीकत क्या है देख लीजिए। अब हकीकत क्या है कि 1% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। LIC के टोटल इन्वेस्टमेंट का मात्र 1% उस किसके पास है? तो अडानी ग्रुप के पास है। अब ये एक इशू बन गया, इसीलिए इशू बना कि LIC से मोस्ट ऑफ इंडियन जुड़े हुए हैं। अब LIC हमारे सेंटीमेंट में है कि नहीं LIC डूब जाएगा तो हमारा पैसा चला। अरे LIC के टोटल इन्वेस्टमेंट का मात्र 1% इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप के पास है, तो फिर दिक्कत किस बात की है? लेकिन जो XYZ पॉलिटिकल पार्टी है उसको यहाँ मोस्ट ऑफ इंडियन के दिमाग को हिट करने का मौका मिला कि नहीं LIC बर्बाद हो जाएगा। जब LIC का इन्वेस्टमेंट का मात्र 1% उसके पास है और LIC खुद बोल रही है कि वो सोच विचार कर इन्वेस्ट करती है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलिए, प्रॉब्लम जो भी है वो तो आप भी समझ गए, प्रॉब्लम ज़्यादा
पॉलिटिकल ही क्रिएट किया हुआ है। चलिए फैक्ट क्या होगा वो आने वाले समय में आ जाएगा। जेपीसी की मांग भी हो रही है, संभावना है जेपीसी अगर बन भी जाएगी तो भी रिपोर्ट आ जाएगा। चलिए इसमें क्या, अब एसबीआई के लोन की बात, अभी एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की बात की, मैंने कहा कि 1% के आसपास ही मात्र इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है, और जबकि एसबीआई ने उसको कितना लोन दिया है, तो एसबीआई ने लोन दिया है 21,000 करोड़ का। 21,000 करोड़ का लोन अडानी ग्रुप को किसके द्वारा दिया गया, एसबीआई के द्वारा दिया गया। और ये जानते हैं ये भी 1% से कम है। एसबीआई के सारे लोन का, एसबीआई के सारे लोन को अगर देखा जाए तो उसमें 1% से भी कम लोन 21,000 करोड़ का किसे दिया गया, अडानी ग्रुप को। अब एसबीआई भी हमारे सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, मोस्ट ऑफ इंडियन के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एसबीआई की स्थिति खराब हो जाएगी, एसबीआई डूब जाएगा, एलआईसी डूब जाएगा। ये तो अब ऐसे बातों पे कुछ कमेंट भी करना उचित नहीं लगता है। अब फैक्ट को समझिए, तो इसमें क्या है कि देखिए कह रहा है कि एलआईसी में 1% के आसपास इन्वेस्टमेंट, जबकि जो एलआईसी एसबीआई का लोन 21,000 करोड़ का है। अच्छा, आप ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी लोन लेती है, और लोन लेने का दो चीज़ को समझ लीजिए। कोई भी कंपनी लोन लेती है, वो चूंकि फंड जमा करती है, लोन के माध्यम से लेकर वो इन्वेस्ट करके फिर वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करती है। कोई भी आम आदमी से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनियां, उसको लोन की ज़रूरत होती है। अगर लोन में फ्रॉड का बात कब आता है, देखिए कोई लोन लिया, मान लीजिए अडानी ग्रुप ही लोन लिया, अडानी ग्रुप ने लोन लेकर जिस काम के लिए लोन लिया, जिस काम के लिए लिया वही काम अगर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिस काम के लिए लोन लिया और बेवजह या फिर दूसरे जगह या फिर दूसरे कामों में अगर खर्च हो, देखिए इसी को समझ लीजिए। लोन क्या होता है, लोन की जरूरत सबको होती है, बड़ी कंपनी से लेकर घर परिवार के सदस्यों तक की। तो लोन में क्या होता है कि जिस काम के लिए लोन लिया, अगर वही काम के लिए खर्च किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि लोन को रिटर्न करने में समय लग सकता है, एनपीए में जा सकता है, उसके अकाउंट को डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है, चूंकि वो टाइम ले रहा है। लेकिन ये फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड कब है, जब आप जिस काम के लिए लोन लिए, इसको सिंपल एग्जांपल से समझिए कि अगर मैं घर बनाने के लिए लोन लिया और जाकर कार खरीद लिया तो ये फ्रॉड है। लेकिन घर बनाने के लिए लोन लिया और धीरे धीरे मैं लोन चुका रहा हूँ, चुकाने में समय लग रहा है, कभी कभी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, एनपीए में चला गया अकाउंट, तो फिर भी ये क्या होता है कि ये लोन के कैटेगरी में आता है, इसको बैंकिंग फ्रॉड नहीं माना जाता है। लेकिन अगर हम, जैसा एग्जाम्पल मैंने कहा, घर बनाने के लिए और कार खरीद लिए, तो फिर ये क्या होगा, सीधे सीधे बैंकिंग फ्रॉड हो गया। इसी को बोला जाता है बैंकिंग फ्रॉड। बैंकिंग फ्रॉड क्या हो गया कि जब जिस काम के लिए लोन लिया जाएगा उसके लिए खर्च ना कर दूसरे कामों में खर्च किया जाए, तो उसको बैंकिंग फ्रॉड कहा जाता है। अब चलिए इसमें क्या है कि बैंकिंग फ्रॉड की जब बात है तो आप जानते ही हैं, आपको अच्छी तरह से याद होगा विजय माल्या 9,000 करोड़ का घोटाला, नीरव मोदी 14,000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड, ऋषि कुमार अग्रवाल जो इंडियन बैंकिंग फ्रॉड हिस्ट्री का सबसे बड़ा 22,842 करोड़ का घोटाला, तो ये बैंकिंग फ्रॉड है। लेकिन अभी तक किसी भी बैंक ने अडानी ग्रुप के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाया है कि अडानी ग्रुप को जिस काम के लिए लोन दिया गया वो काम न कर दूसरा काम कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा कि बैंकिंग फ्रॉड का भी उसके ऊपर मामला नहीं बन रहा है।